हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी कलेक्टिंग डक्ट का एक पार्ट बना चुका हूं, जो आप पहले देखिए, तब आगे का पॉइंट समझ में आएगा। अब इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा पोर्शन बच गया था आपका? ये वाला पोर्शन बचा है, ठीक है। मैंने इंटरकलेटेड ए सेल का कंप्लीट कर दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इंटरकलेटेड बी सेल के बारे में, ठीक है। कौन सा सेल के बारे में? इंटरकलेटेड बी सेल के बारे में। अब इंटरकलेटेड बी सेल में क्या होता है, ये करती है एल्केलोसिस। क्या करती है? एल्केलोसिस करती है। एसिडोसिस कर रहा है और ये बेसिक एल्केलोसिस कर रहा है। बेसिक एल्केलोसिस में क्या होगा आपका? पीएच बढ़ जाएगा। इसमें क्या था? एसिडोसिस में पीएच कम था, इसमें पीएच बढ़ जाएगा। इसमें बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन, बाइकार्बोनेट कम था, पीएच और बाइकार्बोनेट कम था और प्रोटॉन ज्यादा था, ठीक है। इसमें क्या है? पीएच ज्यादा है, बाइकार्बोनेट ज्यादा है, पर प्रोटॉन का लेवल कम है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब चीजें प्रोसेस होती है तो किस तरीके से होगी हम समझेंगे। हमने पहले कौन सी कंडीशन देखी? जिस कंडीशन में पीएच भी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, बस प्रोटॉन ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि किस तरीके से आपके चीजों को ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कंडीशन, जिस कंडीशन में पीएच भी ज्यादा रहेगा, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा रहेगा, पर प्रोटॉन कम रहेगा। अब ये सीधा उल्टा हो गया, ठीक है। अब प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट छूट गया था, जो मैं आपको कवर करता हूं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि जब बाइकार्बोनेट यहां से ब्लड स्ट्रीम में आकर मिलता है, उस समय जब भी कोई चीज निकलती है तो कुछ उसके एक्सचेंज में निकलता है, कुछ एक्सचेंज में अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट यहां से इधर आएगा ब्लड में, तो यहाँ जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयंस क्या हो जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। जो ये पॉइंट छूट गया था क्लोराइड आयंस वाला, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ जाए। अब इंटरकलेटेड बी में क्या होगा? यहाँ पर भी जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब होएगा, सीक्रेट होकर इधर आएगा, इधर आने के बाद ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन से। सेम वही मेथड है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे बदलाव। कार्बोनिक एनहाइड्रस की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रस क्या है? कैटलिस्ट है भाई। क्या बनेगा? ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा। अब ये फिर से स्प्लिट होगा, प्रोटॉन्स अलग हो गया और बाइकार्बोनेट अलग हो गया, वो अलग। अब ये अलग होने के बाद क्या होगा? जब इस कंडीशन में जब ये अलग होता है, तो अब क्या एलिमिनेट हो रहा है भाई? अब एलिमिनेट हो रहा है बाइकार्बोनेट। जब पीएच बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है लेवल, ठीक है, जब बढ़ जाता है, एल्केलोसिस हो जाता है सेल में, तो क्या होता है? और हाइड्रोजन आयंस कम हो जाते हैं, तो क्या होता है? हमको रिमूव करना है, ये बढ़ गया है इसलिए इसको रिमूव करना है हमको बाइकार्बोनेट को। ज्यादा बाइकार्बोनेट भी हमको नहीं चाहिए, तो अब हमको करना है रिमूव बाइकार्बोनेट को। तो क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा? एल्केलोसिस में बाइकार्बोनेट रिमूव, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जब यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद क्या बना? यहाँ पे स्प्लिट हुआ, ये बना बाइकार्बोनेट, इधर अलग स्प्लिट हो गया और हाइड्रोजन आयन अलग स्प्लिट हो गया। अब जब बाइकार्बोनेट यहाँ से एलिमिनेट होगा तो क्लोराइड जो है, क्लोराइड इधर अंदर आ जाएगा। क्या हो रहा है? जब भी कोई चीज निकल रही है बाहर, ट्रांसफर हो रही है यहाँ से बाहर चैनल के थ्रू, तो उसके बदले कोई ना कोई चीज आ रही है बाहर। यहाँ पे अगर पोटेशियम, यहाँ पे अगर सोडियम जा रहा है तो सोडियम गया है, तो क्या बाहर आया था? पोटेशियम बाहर आया था। यहाँ पर कौन, अगर यहाँ पर यहाँ से प्रोटॉन बाहर आया तो क्या गया अंदर? पोटेशियम बाहर गया। यहाँ से बाइकार्बोनेट बाहर गया तो यहाँ से क्लोराइड अंदर आया। इस तरीके से चीजें हो रही है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? जब बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा तो क्या होगा? क्लोराइड अंदर आ जाएगा और क्लोराइड इस चैनल्स के थ्रू इधर इधर आ जाएगा। और हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अब बाइकार्बोनेट तो बाहर निकल चुका है, तो अब प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का लेवल क्या है? ज्यादा है, सॉरी, प्रोटॉन का लेवल कम है, तो प्रोटॉन क्या होगा? इस चैनल के थ्रू वापस ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। और जब ये ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा तो जो पीएच बढ़ गया था बाइकार्बोनेट के कारण, उस पीएच को ये क्या कर देगा? वापस कम कर देगा। बात समझ में आई आपको मेरी? यहाँ पे पीएच आपका बढ़ा हुआ था, पीएच बढ़ गया था और बाइकार्बोनेट ने आके पीएच को क्या करा? मेंटेन करने करा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा? जैसे प्रोटॉन्स अंदर आएंगे तो ये पीएच को कम कर देगा प्रोटॉन, ठीक है। इतनी चीज हो गई। एल्केलोसिस वाली चीज हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कुछ ड्रग्स भी क्या हो रहे हैं? ड्रग्स भी यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है।
कौन कौन से ड्रग्स जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ना, मॉर्फिन्स वगैरह और पेनिसिलिन वगैरह प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, वो सब के और एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रग्स एक्सक्रीट हो रहे हैं और एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट रहता है आपका जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन, ठीक है। जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के प्रोटीन जब टूट के एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट निकलता है, उस ब्रेकडाउन प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन रिलीज हो रहा है, क्रिएटिनिन के साथ साथ क्या क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ पर आपके ब्लड में से कॉन्ड्रोइटिक ट्यूब्यूल्स में टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। इस तरीके से ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, यूरिन का एक पूरा कंटेंट है ये, है ना। यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यूरिन के अंदर से ड्रग्स निकल रही हैं, उसके अंदर से क्रिएटिनिन निकल रहा है, उसके अंदर से टॉक्सिन्स रिमूवल हो रहे हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स जो बच गए हैं रीएब्जॉर्ब एक्सक्रीशन के लिए, वो कुछ लेफ्ट ओवर जो एलिमेंट्स है वो भी क्या हो रहे हैं, एक्सक्रीशन के लिए कहाँ से बाहर निकल रही है, यूरिन बन के बाहर निकल रही है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल सेल को डिस्कस कर लिया हमने, दोनों इंटरकनेक्टेड सेल्स को डिस्कस कर लिया, ए एंड बी को। अब ये जो नीचे वाली है ये भी होती है प्रिंसिपल सेल होती है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल सेल में यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो मैं आपको 100 टाइम्स इस चीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। यूरिन वाले जब भी हम रीनल वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इस रिसेप्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम है जीएसपी, यानी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। इस रिसेप्टर का नाम क्या है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। अब इस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर क्या काम कर रहा था, जब कैल्शियम नहीं था, ठीक है, और फॉस्फेट अंदर आ रहा था, तो क्या कर रहा था ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, पीएचटी के द्वारा यानी पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा ये क्या कर रहा था, अंदर साइकिल चलवा रहा था, अंदर रिएक्शंस करवा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहे, चैनल ब्लॉक्स हो जा रहे थे, कुछ चैनल खुल जा रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन का काम हो रहा था, सिक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था। अब ये चैनल्स क्या कर रहे हैं, वही सेम रिसेप्टर के ऊपर, अब इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा था, आपका पैराथायराइड हार्मोन। पर कलेक्टिंग डक्ट वाले केस में, और कलेक्टिंग डक्ट वाले केस में भी कौन से पोर्शन में, आपका प्रिंसिपल सेल वाले पोर्शन में जो आपका जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा। एक हार्मोन है जो मैं आपको 100 टाइम्स डिस्कस कर चुका हूं, जिसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि क्या होता है, वैसोप्रेसिन भी होता है। तो ये जो एडीएच है यानी वैसोप्रेसिन है यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा। ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये बना हुआ है लाइन, जीएसपी को, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, और एक और चीज स्टिमुलेट करती है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो भी स्टिमुलेट कर रहा है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन और ये फैक्टर स्टिमुलेट कर रहे हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। अब जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक फैक्टर प्रेजेंट है, प्रोटीन फैक्टर, जिसको बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस। क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेट बोलते हैं या साइक्लेस। जो एडिनाइलेट साइक्लेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को कौन एक्टिवेट किया, ये दोनों चीजें एक्टिवेट करी। अब ये जब दोनों चीज जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिव कर देती है यानी जीएसपी को एक्टिवेट करती है, तो ये स्टिमुलेट होकर एक्टिवेट करता है किसको, एडिनाइलेट साइक्लेस को। एसी शॉर्ट फॉर्म लिखा है। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा एटीपी को, एटीपी एक्टिवेट होकर कन्वर्ट हो जाएगा सीएएमपी यानी साइक्लिक एएमपी2 में, ठीक है। सीएएमपी कैंप लिख दिया है मैंने, यानी साइक्लिक एएमपी2 में कन्वर्ट होगा एटीपी। जब ये साइक्लिक एएमपी2 कन्वर्ट होगा, एटीपी कन्वर्ट होगा साइक्लिक एएमपी2 में, अब साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट होगा प्रोटीन काइनेज में, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीके, प्रोटीन काइनेज। अब प्रोटीन काइनेज बनने के बाद, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जब प्रोटीन काइनेज बन जाएगा, तो प्रोटीन काइनेज का काम क्या है, वैसोप्रेसिन का काम क्या है, मैंने आपको पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने आपको डिस्टिल क्वांटिटेटिव वीडियो में पढ़ाया था कि प्रोटीन काइनेज क्या करता है। प्रोटीन काइनेज और वैसोप्रेसिन का काम क्या है, वैसोप्रेसिन क्या करता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का काम करता है। क्या करता है ये, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, यानी ट्यूब्यूल में वापस रीअब्सॉर्ब हो जाए चीजें, ट्यूब्यूल से वापस सेल्स में, ब्लड स्ट्रीम में चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाए। वैसोप्रेसिन का यही काम है। तो वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, एडीएच जो एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है जीएसपी को स्टिमुलेट करके। अब ये कैसे रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, ये क्या करेगा, वैसोप्रेसिन यानी एडीएच क्या करेगा, यहाँ पर इसने क्या बनाया था, यहाँ एक्वापोरिन 2 चैनल बनाया था,
जिसके द्वारा क्या हो रही थी, चीजें रीअब्सॉर्ब हो जा रही थी एक्वापोरेंट 2 के द्वारा। यहाँ पर भी क्या हो रही है चीजें, एक्वापोरेंट 2 यहाँ पे इसमें चैनल्स बना दिए हैं, ये क्या है एक्वापोरेंट 2 चैनल्स है, यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्वापोरेंट 2, और ये है एक्वापोरेंट 3 एंड एक्वापोरेंट 4। क्या है ये, यहाँ पे एक्वापोरेंट 3 है और ये एक्वापोरेंट 4 है और एक है एक्वापोरेंट 2 चैनल्स है, उनका नाम है। तो ये एक्वापोरेंट चैनल्स कौन बनाएगा, वेसोप्रेसिन बनाएगा, इसको परमेबिलिटी देगा। और एक्वापोरेंट के बनने से क्या होगा, जो लेयर परमेबल नहीं थी यानी इम्परमेबल थी वाटर के लिए, यानी वाटर उस चैनल से नहीं आ सकता था, अब ये पोर्स बनने के बाद, ये चैनल्स बनने के बाद, अब जो वाटर एक्सक्रीट हो रहा है बाहर, वो वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा अंदर। बात समझ में आ रही है क्या मेरी आपको? ये चीज तो चलो हो गई थी प्रीवियस वीडियो में क्लियर, इस मतलब इस वीडियो में क्लियर हो गई थी ये चीज। अब इस चीज, अब ये था यहाँ पे एक, ये प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है जीएसपी, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। अब ये एक्टिवेट होगा किसके द्वारा, एडीएच यानी वेसोप्रेसिन के द्वारा और एंजियोटेंसिन के द्वारा 2 के द्वारा ये एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा। ये स्टिमुलेट होने के बाद ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे, एसी को, एसी कन्वर्ट होगा एटीपी में, एटीपी में कन्वर्ट होगा, एटीपी कन्वर्ट होगा सीएएमपी यानी साइक्लेज, एएमपी2 में कन्वर्ट होगा एटीपी, एटीपी और साइक्लेज एएमपी2 कन्वर्ट होगा पीके में यानी प्रोटीन काइनेज में। और प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज बनाएगा एक्वापोरिन चैनल्स, यानी वेसोप्रोसिन क्या कर रहा है और एंजियोटेंसिन क्या कर रहा है, ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, इसको स्टिमुलेट करवाकर क्या बना रही है, यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल बना रही है। और एक्वापोरिन चैनल्स क्या करते हैं, एक्वा यानी कि पानी, पोरिन यानी पोर, जगह, गड्ढा, छेद, यानी ऐसा छेद जिसमें एक्वा हो यानी पानी यहाँ से उस छेद से जा पाए, यानी एक्वापोरिन चैनल यानी जगह बनाएगा ये हार्मोन। और ये जगह बनने के बाद क्या होगी, वाटर आपका अब जो यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है आपके कौन से पार्ट से, कलेक्टिंग डक्ट के एंडिंग पार्ट से जो एलिमिनेट हो रहा है, वहां से कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा ये वाटर, जो आपका पीएच कम हो गया था, जो आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ था, प्रोटॉन ऐड हुआ था, प्रोटॉन के ऐड होने से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम हो गया था। क्यों कम हो गया था ब्लड वॉल्यूम, कम कैसे हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब वाटर का क्या हो रहा था, वाटर यहाँ पे था नहीं, है ना, वाटर यहाँ पे था नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या CO2 इधर आ जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इधर इधर सारी चीजें क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इधर से सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर नहीं था। अब वाटर की कमी होने की वजह से क्या होगा, ये चीजें वापस इधर आ जाएंगी, वाटर इधर आ जाएगा, और जैसे ही वाटर इधर आएगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपकी चीजें क्या होती हैं, बॉडी में चलती हैं, सर्कुलेट होती हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने क्या देखा वीडियो में, हमने ये देखा कि किस तरह से चीजें एक्टिव होती हैं। अब इधर आ जाओ, ये चीजें कैसे एक्ट करती है, मतलब ये क्यों एक्ट करती हैं, क्यों भाई आपका वेसोप्रेसिन एक्टिव किस तरीके से हो रहा है, क्यों आपका वेसोप्रेसिन एक्टिव हो रहा है, और क्यों एक्वापोरिन चैनल्स बन रहे हैं, क्यों वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, हम ये देखेंगे। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बदल जाती है। क्या बदल जाती है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो अंदर जो कंटेंट, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या हो जा रहा है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, चेंज होकर क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ जाती है, जब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जो भी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि एक सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट्स बढ़ जाते हैं और सॉल्यूशन कम हो जाता है, यानी वाटर कम हो जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट्स कम हो जाते हैं और वाटर बढ़ जाता है। आइसोटोनिक में वाटर और सॉल्यूट्स दोनों बराबर रहते हैं। पर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन है, जो फ्लूइड है, वो हो गया हाइपरटोनिक, यानी कि उसमें सॉल्यूट्स बढ़ गए हैं पर सॉल्यूशन कम हो गया है, यानी वाटर कम हो गया है। अब क्योंकि ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स और एलिमेंट्स ज्यादा हैं
पर इसमें वाटर कम है तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा गाढ़ा हो गया है, पीएच कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कैसे कम होगा, जब ब्लड पतला रहेगा, जब गाढ़ा रहेगा तो वैसे प्रेशर कम हो जाएगा, फ्लो कम रहेगा उसका, गाढ़ी चीज ज्यादा अच्छे से नहीं फॉरवर्ड हो सकती ना आगे। तो अब क्या होता है, जब ऑस्मोलैलिटी यानी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी चेंज होती है, यानी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हो गया, जो सब्सटेंस के अंदर क्या हो गया है, ब्लड क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, यानी सॉल्यूट्स बढ़ गए हैं और सॉल्यूशन कम हो गया है। तो जब ये ऐसा होता है तो ये क्या इसको ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, और जब पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एडीएच हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन को रिलीज करती है। और जैसे ही वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, जैसे ही वैसोप्रेसिन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, वैसोप्रेसिन रिलीज होकर क्या करता है, ये एडीएच रिलीज होता है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के बढ़ने से, और क्या करता है, ये पुल्स H2O यानी H2O को वाटर को लेता है, निकालता है किडनी ट्यूब्यूल से, किडनी के ये ट्यूब्यूल्स है ना, ये डक्ट्स है, ये किडनी ट्यूब्यूल से वाटर को निकालता है और निकाल के लेकर आता है इधर ब्लड स्ट्रीम में। प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई, ब्लड हो गया आपका हाइपरटोनिक यानी कि सॉल्यूट्स बढ़ गए और सॉल्यूशन कम हो गया है। अब हमको वापस सॉल्यूशन का लेवल बढ़ाना है, क्योंकि हमारा ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया है, इसकी विस्कोसिटी हो गई है, पीएच कम हो गया है भाई, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, हमको ब्लड के वॉल्यूम को वापस मेंटेन करना है। तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का बढ़ने से क्या होगा, ये ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी सीक्रेट करेगी वैसोप्रेसिन को, और वैसोप्रेसिन क्या करवाएगा, एक्वापोरिन चैनल्स बनवाएगा, एक्वापोरिन चैनल से क्या होगा, वाटर वापस अंदर आ जाएगा। किसके थ्रू आएगा, वैसोप्रेसिन क्या करता है, पुल करता है H2O को, वाटर को किडनी ट्यूब्यूल से, किडनी ट्यूब्यूल से करेगा, जो कि क्या करता है, ब्लड आने से क्या होता है, ये क्या, क्योंकि क्या ब्लड क्या है आपका हाइपरटोनिक है, ब्लड हाइपरटोनिक होने से क्या होता है, ब्लड वैसोप्रेसिन रिलीज होकर इधर आ जाता है किडनी ट्यूब्यूल्स में। इस तरीके से क्या होता है, आपका जो सिस्टम है बॉडी का एक्ट करता है। चलो ये चीज क्लियर हो गई, मैंने आपको ये चीज बता दिया। अब एक पॉइंट बच गया है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है जो जिसको बोलते हैं फॉस्फेट। ये फॉस्फेट चैनल्स जो हैं, फॉस्फेट चैनल्स क्या करते हैं, इसको मदद करते हैं एक्वापोरिन्स को एक्टिव होने में, खुलने में, जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि सबसे लास्ट में लिखा है यूरिया, क्योंकि यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा होता है, यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिया होता है ना। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, यूरिया कहीं भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, यूरिया इससे एक्सक्रीट हो रहा है। अब यूरिया क्या होगा, क्योंकि यहाँ जब रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, लास्ट यानी एंडिंग पार्ट से कलेक्टिव ट्यूब्यूल के निकल के यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनली में, असेंडिंग लिंब में एब्सॉर्ब होगा लूप ऑफ हेनली के, और जब ये रीअब्सॉर्ब होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग, यानी यूरिया की क्या बोल रही है, साइकिल चल रही है, यहाँ से वो आ रहा है यूरिया घूम के, फिर जैसे ही उसको निकलना है, एलिमिनेट होना है यूरिया को, यूरिया यहाँ से वापस जाकर कहाँ एब्सॉर्ब हो जाएगा, असेंडिंग लिंब में, यानी लूप ऑफ हेनल की वापस असेंडिंग लिंब में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और वो वापस फिर यहाँ से घूमकर फिर इधर, यहाँ से घूम के फिर इधर, यानी एक क्या चल रही है, एक साइकिल चल रही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग, यानी यूरिया क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है, कुछ सम पोर्शन ऑफ यूरिया यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है, और कुछ जो लेफ्ट ओवर जो परसेंट बच गया है यूरिया का, वो क्या हो रहा है, आपके यूरिन से एक्सक्रीट हो जा रहा है। यूरिया का क्या काम है यहाँ पे, यूरिया क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट यूरिन बना रहा है, यानी यूरिन में क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यानी चीजों को रीअब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा यूरिन को बढ़ा रहा है, और इसमें क्या होता है, यूरिन का लेवल भी यूरिया में बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी कोई पॉइंट नहीं छूटा हुआ है। तो इस तरीके से हमने पूरी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। अप्रिसिएशन मिलता है, हमको पता चलता है कि यार आपको हमारी मेहनत जो हमने करी है आपको डिलीवर हुई है और आपको पसंद आई है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो हम टॉपिक और